बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हमारा टॉपिक है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम को हम काफ़ी डिटेल के साथ देखेंगे और इसको हम डिफरेंट बॉडीज़ के लिए देखेंगे, फॉर पॉइंट मैस और फॉर रिजिड बॉडी। दोनों के केस में हम एंगुलर मोमेंटम को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको डिफ़ाइन करते हैं। एंगुलर मोमेंटम को डिफ़ाइन किया जाएगा द क्रॉस प्रोडक्ट, और स्टूडेंट क्रॉस प्रोडक्ट आप जानते हैं एक वेक्टर क्वांटिटी इसका रिज़ल्ट निकलता है, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर्स, यानी जिसको हम डी भी लिख सकते हैं, आर भी लिख सकते हैं। तो द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर आर विद रिस्पेक्ट टू यानी हम रेफरेंस का नाम देंगे, विद रिस्पेक्ट टू एक्सिस ऑफ रोटेशन, the cross product of position vector with respect to the axis of rotation। यानी हमारे पास अगर कोई बॉडी रोटेट कर रही है, स्पिन कर रही है, तो जाहिर सी बात है उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा, उसके पोजीशन वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट एंड लीनियर मोमेंटम। पोजीशन वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ? लीनियर मोमेंटम के साथ, विद लीनियर मोमेंटम, जिसको हम P लिखते होते हैं, ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कुलर पाथ के ऊपर रोटेट कर रहा होता है, ठीक है, इज़ कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। इस प्रोडक्ट को हम नाम देते हैं एंगुलर मोमेंटम। और अगर मैथमेटिकली मैं इसको लिखना चाहूँ तो मैं इसको लिखूँगा कैपिटल L इज़ इक्वल टू आर क्रॉस पी। आर पोजीशन वेक्टर और क्रॉस पी हमारे पास लीनियर मोमेंटम। तो ये हमारे पास एंगुलर मोमेंटम का मैथमेटिकल फॉर्मेट हो जाएगा। एस आई यूनिट्स की अगर हम बात करते हैं तो एस आई यूनिट्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम आर, एंगुलर मोमेंटम के हमारे पास जो एस आई यूनिट बनते हैं वो हमारे पास हो जाएंगे स्टूडेंट, आर का पोजीशन वेक्टर है, ये मीटर में आ जाएगा, और आगे मोमेंटम है, मोमेंटम होता है kg मीटर पर सेकंड, यानी द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। लेकिन चूंकि इसके साथ आर यूनिट वेक्टर भी है, वो भी आपको हो जाएगा मीटर, तो एक और आपके पास मीटर आ जाएगा, तो हम इसको स्केयर कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा मीटर स्केयर। तो kg मीटर स्केयर पर सेकंड, इसके हमारे पास एंगुलर मोमेंटम की यूनिट आ जाएंगे। और उसके जो डायमेंशन आएंगे, एंड डायमेंशंस ऑफ एंगुलर मोमेंटम कैन बी रिटन एज, डायमेंशन हमारा पहला चैप्टर का टॉपिक था, उसके डायमेंशन को अगर हम लिखेंगे तो हम लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट में मैस, यानी kg की वजह से मैस, और मीटर स्क्वायर तो लेंथ का स्क्वायर, और पर सेकंड तो t-1, t पावर -1, ये इसके आपके पास डायमेंशन आ जाते हैं। अब हम इसको डिस्कस करेंगे एंगुलर मोमेंटम को फॉर अ पॉइंट मैस। स्टूडेंट्स का सब टॉपिक 4.1 फॉर ए पॉइंट मैस। अब एंगुलर मोमेंटम हमारे पास किसी एक पॉइंट मैस के लिए अगर आ जाए तो हम उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे और कैसे देखेंगे। स्टूडेंट इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक डायग्राम यहाँ पे लेके आऊँगा, उस डायग्राम को हम पहले एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे। तो ये वाले डायग्राम के अकॉर्डिंग आप इसको देखेंगे। स्टूडेंट इस डायग्राम में आपके पास ये पॉइंट मैस है, ये पॉइंट मैस है, ये पॉइंट मैस आपके पास रोटेट कर रहा है इन दिस डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज। ये पॉइंट मैस इस डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज इस सर्कल के अकॉर्डिंग रोटेट कर रहा है। तो इसकी लीनियर जो वेलोसिटी आपके पास आएगी वो स्टूडेंट आपके पास है टेंजेंट के फॉर्मेट में v, और जब भी आप सर्कल में टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो टेंजेंट अपने रेडियस के साथ 90 का एंगल बनाता है। ये इसका आपके पास एक्सिस ऑफ रोटेशन के कहला दिया, ये वो पॉइंट है जहाँ पर बॉडी रोटेट करेगी। स्टूडेंट इसमें अगर आप लीनियर मैस की भी बात करें कि इस बॉडी के ऊपर जो एक्सेलरेशन है, जो लीनियर एक्सेलरेशन है, वो भी आप लिख सकते हैं कि F इज़ इक्वल टू ma, इसी पॉइंट के ऊपर F इज़ इक्वल टू ma। और अगर आप लीनियर मोमेंटम की बात करेंगे तो द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी, ये दोनों आपके पास
फोर्स, इसके ऊपर जो टेंजेंशियल फोर्स टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वजह से या टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो टेंजेंशियल फोर्स की वजह से दोनों डिपेंडेंट हैं। इसी तरीके से मोमेंटम लीनियर आपके पास आ जाएगा, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। अब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे कि कंसिडर, इसी चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे ज़ाहिर है। कंसिडर हमारे पास एक मास है, ठीक है, कंसिडर ए मास m, इसको हम कह देते हैं जी रोटेटिंग इन अ सर्कुलर पाथ, रोटेटिंग इन अ सर्कुलर पाथ, बॉडी है सर्कुलर पाथ पर रोटेट कर रही है, ठीक है, और अलोंग ए फिक्स पॉइंट जिसको हम एक्सिस ऑफ रोटेशन भी कहते हैं, ठीक है, अलोंग अ फिक्स पॉइंट एक्सिस ऑफ रोटेशन। सो हम इसके लिए लिखते हैं कि बाय डेफिनेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, अभी जो हमने ऊपर फार्मूला लिखा, तो बाय डेफिनेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अभी हमने लिखा था कि L इज़ इक्वल टू R क्रॉस P। और स्टूडेंट आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि R क्रॉस P जो है ये हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट है। सो इसको हम ऐसे लिखेंगे कि L इज़ इक्वल टू R P साइन थीटा और इनटू नॉर्मल यूनिट वेक्टर। ये जो हमारे पास एक डायरेक्शन आएगा वो हमारे पास n की वजह से आ जाएगा। अब इस केस में, हमारे इस स्पेसिफिक केस में स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि आपके पास जो r है, ये जो रेडियस है, ये जो आपके पास रेडियस है, ये r या पोजीशन वेक्टर जिसको आप कह रहे हैं, ये पोजीशन वेक्टर और ये मोमेंटम, ये आपस में चूँकि 90 के एंगल बनाते हैं तो आपस में 90 के एंगल पे हैं। तो r और p लीनियर मोमेंटम चूँकि लीनियर वेलोसिटी के साथ वो और रेडियस आपस में 90 के एंगल बना रहे हैं। सो हम ये कह देते हैं कि थीटा आपके पास यहाँ पर 90 डिग्री पे है और उसके बाद आपके पास अगर साइन 90 को देखा जाएगा तो साइन 90 1 की इक्वल आ जाएगा। सो जब साइन 90 को हम देखेंगे सो स्टूडेंट हमारे पास L इज़ इक्वल टू आर पी साइन 90 डिग्री और साइन 90, हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, यूनिट वेक्टर अभी हम यूज़ नहीं करेंगे इसमें। डायरेक्शन आर पी साइन 90 इक्वल टू 1 हो जाएगा। इसको हम लिख देते हैं जी एंगुलर मोमेंटम, हम इस तरीके से ये लिख लेते हैं। अब हम वैल्यू पुट करते हैं इसमें लीनियर मोमेंटम की। सो एज़ वी नो दैट, हमें लीनियर मोमेंटम के बारे में कंफर्म है कि लीनियर मोमेंटम हमारे पास होता है P इज़ इक्वल टू एम वी, द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। इसको हम इक्वेशन 2 का नाम दे रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि ऑल्सो वी हैव, हमारे पास एक और टर्म्स हम यूज़ करते हैं, उसमें हमारे पास क्या है, v इज़ इक्वल टू आर ओमेगा। सो स्टूडेंट v इज़ इक्वल टू आर ओमेगा, इसको हम कह देते हैं इक्वेशन 3। इन 3 इक्वेशंस को अभी हम यूटिलाइज़ करते हैं इन टर्म्स लाइक, हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं कि पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2, यानी v की वैल्यू हम इक्वेशन 2 में लगा देते हैं। और इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, यहाँ से v की वैल्यू उठा के हम यहाँ पर लगा रहे हैं, ठीक है। सो हमारे पास अब रिलेशन कुछ इस तरह बनने जा रहा है कि p इज़ इक्वल टू हमारे पास m और ये r ओमेगा, v की जगह पर r ओमेगा पुट किया। सो मोमेंटम इज़ इक्वल टू m r ओमेगा, इसको हम नाम देते हैं जी इक्वेशन 4, ठीक है, ये हमारा इक्वेशन 4 हो गया। अब स्टूडेंट हम इस p की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करने जा रहे हैं। पुट दिस इक्वेशन 4, पुट द इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 1। ये जो हमारे पास इक्वेशन 1 है इसमें ये वैल्यू हम पुट करने जा रहे हैं, इस p की वैल्यू को यहाँ पर हम ला रहे हैं। तो जब आप इसकी वैल्यू इस p में पुट करेंगे तो आपके पास फाइनली रिज़ल्ट बनेगा L इज़ इक्वल टू R और m r ओमेगा, ये p की वैल्यू आ जाती है। तो फाइनली हमारे पास आ जाएगा L इज़ इक्वल टू m r स्क्वायर ओमेगा। स्टूडेंट ये जो m r स्क्वायर बना है
इस एम आर स्क्वायर को हम कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हमारे पिछले टॉपिक में से था। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम फाइनली कैपिटल आई से लिखते हैं। कैपिटल आई इज़ इक्वल टू एम आर स्क्वायर या एम आर स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल आई। सो हमारे पास आ जाता है L इज़ इक्वल टू आई ओमेगा। ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट रिलेशन निकला एंगुलर मोमेंटम का। इसमें अब चूंकि हमारे पास मोमेंटम तो कांस्टेंट होता है, जब मोमेंटम कांस्टेंट है तो हमारे पास तो एक एक पार्टिकल का, पूरी यूनिवर्स का मोमेंटम कांस्टेंट है। तो हमारे पास आई ओमेगा इज़ इक्वल टू कांस्टेंट, ये कांस्टेंट आ जाता है। सो हम ये लिखते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एंगुलर वेलोसिटी। जिस ऑब्जेक्ट की एंगुलर वेलोसिटी मैक्सिमम हो, ज़्यादा हो, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लो होगा, और जिस बॉडी का एंगुलर वेलोसिटी जो है वो लो हो तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा। सो दिस इज़ द एंगुलर मोमेंटम फॉर ए पॉइंट मैस। स्टूडेंट, हम अब एक स्टेप आगे जाएंगे और हम इस एंगुलर मोमेंटम को देखने जा रहे हैं फॉर ए रिजिड बॉडी। हम अगर हमारे पास एक रिजिड बॉडी है, और रिजिड बॉडी वो होते हैं जिसमें बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करती और उसमें एक से ज़्यादा पार्टिकल जो है वो होते हैं। अभी तो हमने एक पॉइंट मैस के लिए किया, अभी हम बहुत सारे पार्टिकल्स के लिए इसको डिस्कस करेंगे। तो हम ये कह देते हैं कि कंसिडर हमारे पास एक सिस्टम है, कंसिडर ए रिजिड बॉडी। एक रिजिड बॉडी है जिसमें पार्टिकल्स हैं बहुत सारे। कंसिडर ए रिजिड बॉडी एंड डिवाइड it into large numbers of small masses, हम इनको छोटे छोटे मैसेज में डिवाइड कर देते हैं। अब जब हम इसको छोटे मैस में डिवाइड कर देते हैं, फॉर एग्जांपल हम ये कह देते हैं M1, M2, M3 एंड Mn। फाइनली हम उसको n नंबर तक डिवाइड कर देते हैं, और इनकी किसी फिक्स्ड पॉइंट से जो डिस्टेंस है, हैविंग डिस्टेंस फ्रॉम, जिसको हम अभी हमने कहा था एक्सिस ऑफ रोटेशन, डिस्टेंसेस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो इनके डिस्टेंसेस आएंगे वो हमारे पास आ जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल R1, R2, R3 एंड सो ऑन, हम इसको कह देते हैं Rn। ये आपके पास एक रिजिड बॉडी सिस्टम है जिसमें बहुत सारे मैसेज हैं M1, M2, M3, और उनके डिस्टेंसेस जो हैं वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से R1, R2, Rn है। इसको एक डायग्राम के थ्रू देखते हैं स्टूडेंट। इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि हमारे पास ये M1 है, ये फर्स्ट हमारे पास मैस है। इसी तरह ये हमारे पास M2 है पार्टिकल का, ये M3 है, एंड सो ऑन, ये हमारे पास Rx है या Rn है, Mx या Mn है। इसी तरीके से फर्स्ट बॉडी का मैस R1, डिस्टेंस ऑफ रोटेशन जो है वो आपके पास एक्स ऑफ रोटेशन R3 और Rn या Rx, और ये बॉडी आपके पास जो है वो आपके पास एंटी क्लॉकवाइज इस तरीके से रोटेट करी है। तो ये सारे पार्टिकल M1, M2, M3 ये सारे रोटेट कर रहे होंगे साथ साथ। अब अगर हम इसका एंगुलर मोमेंटम देखना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, हम इसके एंगुलर मोमेंटम को लिखेंगे कि L टोटल नेट हमारे पास जो एंगुलर मोमेंटम आएगा वो एंगुलर मोमेंटम फॉर द फर्स्ट मैस, फॉर द सेकंड मैस, फॉर द थर्ड मैस, और करते करते स्टूडेंट इसको हम फाइनली लिख लेते हैं प्लस Ln। हमारे पास टोटल लास्ट पार्टिकल तक इसका एंगुलर मोमेंटम हमारे पास बनेगा। अब अगर हम इसको फर्स्ट के लिए लिखते हैं तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट 1 विल बी, एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट 1, मोमेंटम अबाउट पॉइंट 1 विल बी, या जो आपके पास पॉइंट मैस 1 है वहाँ पर आपके पास, या फॉर M1 आप इसको कुछ भी कह देते हैं, विल बी L1 इज़ इक्वल टू, ठीक है, L1 इज़ इक्वल टू, अभी हमने फार्मूला पर डिराइव किया हुआ है M1 R1 का स्केयर और ओमेगा आपके पास कॉमन आएगा, उसके साथ 1 2 ना भी लगाएं तो भी हमारे पास ये फिक्स है, लेकिन आपके पास तरह आ जाएगा। इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन 2, ठीक है। इस तरीके से सिमिलरली अब नेक्स्ट मैसेज के लिए भी हम लिख सकते हैं, सिमिलरली फॉर ऑल नेक्स्ट पॉइंट्स, जो आपके पास नेक्स्ट पॉइंट्स आगे हैं
उन तमाम नेक्स्ट पॉइंट्स के लिए अगर हम इसको लिखेंगे तो स्टूडेंट हम ये लिखेंगे कि L2 इज़ इक्वल टू M2R2 का स्केयर और ओमेगा 2। इस तरीके से L3 इज़ इक्वल टू M3R3 का स्केयर और ओमेगा 3। ये सारी इक्वेशंस हम इस तरह बना सकते हैं, इक्वेशन 3, इक्वेशन 4 एंड सो ऑन। इसी तरीके से स्टूडेंट हम फाइनली लिख सकते हैं L जो लास्ट पार्टिकल nth पार्टिकल था उसको हम लिखेंगे MnRn का स्केयर और ओमेगा n। इसको हम इक्वेशन 5 का नाम दे देते हैं। अब हमने चूँकि इक्वेशन 1 में ये लिखा हुआ है कि L नेट जो है वो सबको ऐड करके रिज़ल्ट आएगा, तो आइए स्टूडेंट इन सबको ऐड करते हैं और फाइनली इस रिज़ल्ट को फाइनल करते हैं। सो हम इसको लिखेंगे L नेट या टोटल एंगुलर मोमेंटम इज़ इक्वल टू, हम L1 की जगह पे लिखेंगे MR1 स्केयर ओमेगा 1 प्लस M2R2 स्केयर ओमेगा 2 प्लस M3R3 स्केयर और ओमेगा 3 प्लस करते 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 हमारे पास रिज़ल्ट फाइनली आएगा MnRn स्केयर और ओमेगा n। ठीक है। अब स्टूडेंट एक बात इसमें कंफर्म है कि जब ये सारे पार्टिकल रोटेट करेंगे ना तो इनकी रिजिड बॉडी है, तो रिजिड बॉडी के लिए जो हमारे पास वेलोसिटीज़ हैं ओमेगा 1 विल बी इक्वल टू ओमेगा 2 ओमेगा 3। जितने पार्टिकल हैं ये एक ही वेलोसिटी के साथ रोटेट कर रहे होंगे और अप टू ओमेगा n जो है ये सारे इक्वल टू कॉमन एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी। सारे पार्टिकल एक ही स्पीड के साथ रोटेट करेंगे, कोई पार्टिकल आगे पीछे नहीं होगा, ना ये डिस्प्लेस होगा, ना अपनी जगह चेंज करेगा। तो इसको हम कह देते हैं ना कि एंगुलर मोमेंटम हमारे पास रिजिड बॉडी का, तो रिजिड बॉडी में पार्टिकल अपनी पोजीशन चेंज नहीं करते, तो इसलिए अब हम इसको फाइनली लिखते हैं कि L नेट इज़ इक्वल टू, अब ये जो हमारे पास ओमेगा है ये हम इसको सिंपल 1 2 3 के बगैर लिखेंगे तो आपके बच्चों के ये कॉमन आ जाएगा M1, इस तरीके से M2 और फॉर M3 एंड सो ऑन R3 स्केयर और ओमेगा, प्लस फाइनली हमारे पास आ जाएगा लास्ट पार्टिकल MnRn स्केयर और ओमेगा। अब इसमें से आप कॉमन लेंगे स्टूडेंट ओमेगा को, सो आपके पास आ जाएगा M1R1 का स्केयर प्लस M2R2 का स्केयर प्लस M3R3 का स्केयर और प्लस फाइनली जो पार्टिकल आपके पास था वो nth पार्टिकल था MnRn का स्केयर और ओमेगा आपने कॉमन लिया। अब फाइनली स्टूडेंट टोटल नेट एंगुलर मोमेंटम आपके पास आ जाएगा समेशन सिग्मा I इज़ इक्वल टू 1 से लेके n तक आपके पास था MR स्केयर और इसको हम MI और RI का स्केयर लिखेंगे इनटू ओमेगा। अब फ्रेंड वंस अगेन जो आपके पास सिग्मा समेशन सारे पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड करेंगे वो कैपिटल I ही बन जाएगा। सो L नेट एंगुलर मोमेंटम इज़ इक्वल टू वंस अगेन I ओमेगा। सो दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट फॉर ए रिजिड बॉडी ऑल्सो, कि हमारे पास रिजिड बॉडी का भी जो एंगुलर मोमेंटम आएगा वो भी हमारे पास I ओमेगा ही डेवलप हो जाएगा। जी स्टूडेंट, इसमें अब हमारे पास अगला टॉपिक आ जाता है रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। अब हम टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम के दरमियान एक रिलेशन डेवलप करेंगे और ये आपके पास 3 मार्क्स का बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि प्रूव द रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क के दरमियान एक रिलेशन को डेवलप कर लें। तो हम अब इसको एक छोटा सा प्रूफ है, इसको हम स्टार्ट करते हैं। हम ये लिखते हैं कि एज वी नो दैट, हम उसी तरीके से एंगुलर मोमेंटम के हवाले से ही बात करेंगे कि हमारे पास जो एंगुलर मोमेंटम है ये हमारे पास होता है L इज़ इक्वल टू R क्रॉस P। अभी हमने इसको सॉल्व भी किया, डिराइव भी किया, डिस्कस भी किया। एंगुलर मोमेंटम इज़ इक्वल टू R क्रॉस P। अगर हम इसको दोनों साइडों से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय डेल्टा डिवाइड बाई डेल्टा टी। इसको टाइम, जिस तरह हम टाइम का डेरिवेटिव भी कहते हैं, इसको हम दोनों साइडों से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा डेल्टा
डिवाइड बाय डेल्टा टी इंटू कैपिटल एल, ये लेफ़्ट साइड पे आ जाएगा। और इस तरीके से डेल्टा डिवाइड बाय डेल्टा टी हमारे पास आ जाएगा आर क्रॉस पी, ये हमारे पास इस तरीके से आ जाएगा। अब स्टूडेंट आर हमारे पास फिक्स है, तो आर हमारे पास बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है डेल्टा एल डिवाइड बाय डेल्टा टी इज़ इक्वल टू, आर को हम बाहर लिख लेते हैं, हमारे पास आ जाएगा नेक्स्ट रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम डेल्टा पी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, ये हमारे पास आ जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब स्टूडेंट ये बात अंडरस्टूड है, हमारे पास ऑलरेडी पिछले क्लासेस में हमने डिस्कस किया हुआ है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है डेल्टा पी डिवाइड बाय डेल्टा टी, दिस इज़ इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अप्लाइड फोर्स की इक्वल है, इसको हम इक्वेशन 2 का नाम देंगे। तो इसके बाद अगर हम देखते हैं कि इस वैल्यू को हम यहाँ से, यानी ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, इसको हम यहाँ पर ये जो एफ़ की वैल्यू है ये वाली पुट कर दें, तो हमारे पास फाइनली रिज़ल्ट बचेगा मोमेंटम के लिए या रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के लिए कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज़ इक्वल टू आर क्रॉस एफ़, ये एफ़ आ जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की वजह से। और आप जानते हैं कि टॉर्क इज़ इक्वल टू आपके पास होता है आर क्रॉस एफ़, ये टॉर्क की इक्वल हो जाता है आपके पास। सो इसको अगर हम इक्वेशन 3 कह देते हैं, सो इक्वेशन 3 बिकम्स, इक्वेशन 3 की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी स्टूडेंट, इक्वेशन 3 आपके पास आ जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। आर क्रॉस एफ की जगह पे हम टॉर्क लगा देते हैं। सो ये हमारे पास एक रिलेशन आ जाता है, द रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क। सो ये आपके पास एक छोटा सा 3 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। जिस बॉडी में एंगुलर मोमेंटम ज़्यादा हो तो उसमें टॉर्क ज़्यादा होगा, या जिस बॉडी का टॉर्क ज़्यादा हो उसमें एंगुलर मोमेंटम ज़्यादा होगा। तो ये आपके पास एक छोटा सा रिलेशन इसमें आ जाता है। इसके साथ स्टूडेंट अब इसके एप्लीकेशन आ जाते हैं, उसको भी देख लेते हैं। जी स्टूडेंट, अब एक छोटा सा टॉपिक हमारे पास इसमें आ जाता है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। और अगर हम इसको डिफ़ाइन करना चाहें तो हम कहते हैं in the absence of any external force, किसी किस्म के एक्सटर्नल टॉर्क हम कहेंगे, ज़ाहिर है हमारे पास एंगुलर डिस्कशन हो रही है, रोटेशनल डिस्कशन हो रही है, एंड द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क्स, ठीक है, द एंगुलर मोमेंटम, द एंगुलर मोमेंटम, यानी कोई ऐसा सिस्टम जिसके ऊपर एक्सटर्नल टॉर्क्स एक्ट ना करें, तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ दैट सिस्टम, ऑफ द सिस्टम, उसको हम क्या लिखेंगे, रिमेन्स कांस्टेंट। हमारे पास एंगुलर मोमेंटम सिस्टम का रिमेन्स कांस्टेंट। तो ये हमारे पास एक आ जाता है इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल टॉर्क। अगर किसी सिस्टम के ऊपर टॉर्क्स एक्ट ना करें तो उस सिस्टम का जो एंगुलर मोमेंटम है वो आपके पास क्या हो जाएगा, रिमेन कांस्टेंट हो जाएगा। तो इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम भी कहते हैं, या फिर सिंपल कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम भी कह देते हैं। मैथमेटिकली अगर हम उसको देखना चाहते हैं तो स्टूडेंट अभी हमने किया था डेल्टा एल डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये जब चेंज ना हो तो इसको हम कह देते हैं इक्वल टू ज़ीरो, इसको हम ज़ीरो कर देते हैं। तो हम ये कह देते हैं देयरफॉर डेल्टा एल चेंज इन मोमेंटम इज़ इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। और चेंज इन मोमेंटम क्या है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम इज़ इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। तो हम कह देते हैं फाइनल मोमेंटम इज़ इक्वल टू इनिशियल एंगुलर मोमेंटम। और एंगुलर मोमेंटम क्या है आपके पास, आई ओमेगा। सो आई एफ ओमेगा एफ इज़ इक्वल टू आई इनिशियल ओमेगा इनिशियल। तो ये आपके पास आ जाता है फाइनल एंगुलर मोमेंटम शुड बी इक्वल टू इनिशियल एंगुलर मोमेंटम। स्टूडेंट इसको एक डायग्राम के थ्रू हम देखेंगे और उस डायग्राम को हम एक्सप्लेन करेंगे कि इसमें मोमेंटम कैसे कंजर्व रहेगा। एक बात का ख्याल रखिएगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर वेलोसिटी ये आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। अभी पिछले किसी पॉइंट पे मैंने बता भी दिया था कि आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया
और एंगुलर वेलोसिटी ये आपस में एक दूसरे के साथ अब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ जाते हैं। जहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा हो तो एंगुलर स्पीड क्या होगी, स्लो होगी, और जहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया लो हो तो वहाँ पर एंगुलर स्पीड क्या होगी, हाई होगी। एक डायग्राम के थ्रू इसको देखते हैं। स्टूडेंट इस डायग्राम में देख लें, ये एक स्पिनिंग आइस स्कैटर है और ये रोटेट करेगा। अगर इसके आपके पास ये एक्सटेंडेड है, हाथ आर्म्स इसके एक्सटेंडेड है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसका रेडियस बनेगा। हाथ एक्सटेंडेड है, यहाँ तक इसका रेडियस बनेगा। तो चूंकि रेडियस आपके पास इंक्रीज़ कर गया, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है स्टूडेंट आपके पास, mr²। तो जब आपके पास r इंक्रीज़ कर गया, यानी रेडियस आपके पास एक्सटेंडेड हो जाएगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या हो जाएगा, एक्सटेंडेड हो जाएगा। सो लार्ज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, लार्ज। तो अभी बताया कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ये ऊपर लिखा भी है हमारे पास कि जब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो जब आई आपके पास लार्ज हो जाएगा तो इसका जो आपके पास ओमेगा है, जो एंगुलर स्पीड है, ये स्लो हो जाएगी, तो ये आपके पास एंगुलर स्पीड स्लो होगी। ठीक है, इस तरीके से अगर आप नेक्स्ट डायग्राम को देखेंगे, इस डायग्राम में इसने अपने हाथ को आपस में क्लोज़ कर दिया, जो है बाजू को आपस में क्लोज़ कर दिया। इसका रेडियस अब छोटा हो गया, यहाँ से इसका इतना छोटा रेडियस हो जाएगा जहाँ से ये रोटेट करे, तो इसका रेडियस स्मॉल हो गया। तो जब आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मैं दोबारा लिखूँगा mr², रेडियस स्मॉल हो जाएगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्मॉल हो जाएगा। जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्मॉल हो तो एंगुलर स्पीड क्या हो जाएगी, लार्ज हो जाएगी। अब आपके पास ये इसकी एक एप्लीकेशन है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की, कि अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है, रेडियस ज़्यादा है, तो फिर स्पीड स्लो होगी एंगुलर, और अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया लो है, चूँकि रेडियस लो है, तो फिर स्पीड हो जाएगी हाई। ये आपके पास स्पिनिंग आइस स्कैटर जो है वो इस कंजर्वेशन थ्योरम को लेके आप अपने आप को रोटेट कर रहे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक डायग्राम से देखेंगे स्टूडेंट। सिमिलरली इस डायग्राम में अगर आप देखेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम में, ये एक स्टूडेंट है, एक रोटेटिंग चेयर पे बैठा हुआ है और इसके हाथ में कोई वेट है, कोई वज़न है। अब अगर आप इसका रेडियस देखें, यहाँ से यहाँ इसका लार्ज रेडियस बन रहा। जब रेडियस लार्ज हो जाता है तो स्टूडेंट अभी हमने बार बार डिस्कस किया कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया चूँकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r² के साथ है, या mr² हम लिखते हैं। जब रेडियस लार्ज हो जाएगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी लार्ज हो जाएगा, तो ओमेगा क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। तो ये आपके पास इस केस के अंदर जो फर्स्ट यानी एयर डायग्राम है, इस एयर डायग्राम में आपके पास जो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है ये लो है। बाद में स्टूडेंट क्या करता है, ये स्टूडेंट अपने बाजू को क्लोज कर लेता है, तो रेडियस को स्मॉल कर दिया। जब r आपके पास स्मॉल हो जाएगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, वो भी स्मॉल हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब इस सेकंड केस के अंदर जो एंगुलर स्पीड है वो हाई हो जाएगी। तो ये आपके पास वंस अगेन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अकॉर्डिंग अपने आप को रोटेट करवा रहा। और एक और डायग्राम के थ्रू देखते हैं जिसमें बोर्ड जो है वो सी डाइवर जो है वो डाइविंग बोर्ड से जंप लगाता है। स्टूडेंट इस डायग्राम में अब अगर आप बड़े गौर से देखें, एक स्टूडेंट है वो डाइविंग बोर्ड से जंप लगा रहा। तो चूँकि ये फ्लेक्सिबल होता है, डाइविंग बोर्ड से इसने जंप लगाया। स्टार्ट में इसका रेडियस अगर आप चेक कर लें, इसका रेडियस स्टार्ट में ये बन रहा, लार्ज रेडियस, क्योंकि उसके हाथ एक्सटेंडेड है, इसने अपने हाथ खोले हुए हैं, हाथ इसके ओपन है, लार्ज रेडियस इसका बन रहा। तो जब रेडियस आपके पास इसका लार्ज बनेगा तो ऑटोमेटिकली ये बात अंडरस्टूड है कि I इज़ इक्वल टू mr²। जब रेडियस आपके पास लार्ज बनेगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लार्ज बनेगा, तो ऑटोमेटिकली जो एंगुलर स्पीड है, जो एंगुलर स्पिनिंग है, जो रोटेशन है, वो क्या हो जाएगी, स्मॉल हो जाएगी इस केस में जब इसके हाथ पाँव एक्सटेंडेड है। लेकिन जो उसने जंप लगाया उसने अपने आप को क्लोज टक पोजीशन में कर दिया। अब अपने क्लोज टक पोजीशन में इसका जो रेडियस है वो स्मॉल बनेगा यहाँ तक, और फिर उसके बाद यहाँ तक, ये इसका टोटल सर्कल बनेगा। अब ये रेडियस इसका स्मॉल हो गया, तो रेडियस स्मॉल होने के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। सेकंड केस की बात कर रहा हूँ, और जो एंगुलर स्पीड है वो क्या हो जाएगी, लार्ज हो जाएगी। तो ये अब लार्ज एंगुलर वेलोसिटी के साथ एक्स्ट्रा समरसॉल्ट इसको मिल जाएंगे, जिसको आप कहते हैं कलाबाजी या समरसॉल्ट। और फाइनली वो क्या करेगा, फाइनली दोबारा अपने हाथ पाँव को एक्सटेंड करके लार्ज रेडियस बना देगा और ज़्यादा डेप्थ तक जो है वो चला जाएगा। तो इस केस के अंदर भी अगर उसके हाथ पाँव एक्सटेंडेड है तो आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है, चूँकि रेडियस ज़्यादा है तो एंगुलर स्पीड कम है।
लेकिन अपने आप को एक्स्ट्रा समर सॉल्ट्स देने के लिए आपके पास क्या करेगा, हाथ पाँव क्लोज टक पोजीशन में लेके आएगा, तो एंगुलर स्पीड ज़्यादा हो जाएगी और ज़्यादा एंगुलर स्पीड के साथ ये रोटेट करता हुआ नीचे ज़्यादा डेप्थ तक जो है ये जा सकता है। ठीक है, तो आपके पास एक और डायग्राम इस तरीके से आ जाती हैं कि जिसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन्वॉल्व होता है। इसी तरीके से स्टूडेंट हम एक गायरोस्कोप को देखेंगे। गायरोस्कोप हमारे पास एक ऐसा डिवाइस है दैट यूटिलाइज द प्रिंसिपल ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये एंगुलर मोमेंटम को यूटिलाइज़ करेगा कि अपने ओरिएंटेशन को ये रिलेटिव टू द अर्थ एक्सिस मेंटेन रखें। गायरोस्कोप में यूजुअली हमारे पास एक व्हील होता है और वो व्हील जो है वो आपके पास ओरिएंटेशन, ये आपके पास इसके अंदर एक व्हील है, ये व्हील आपके पास रोटेट कर होता है बेसिकली विद एंगुलर वेलोसिटी। और जब व्हील को आप स्पिन कर देते हैं, गायरोस्कोप की व्हील को स्पिन कर देते हैं, तो ये फ्लैट सरफेस पे रोटेट कर रहे होते हैं। जैसे ये ऊपर डॉटेड लाइन आपको नज़र आ रही हैं, ये बेसिकली यहाँ इस जगह पे ये रोटेट कर रहा था फॉर एग्जांपल, और ये इसका एक्स ऑफ रोटेशन जो है वो आपके पास नीचे आपको नज़र भी आ रहा, ये इसका एक्स ऑफ रोटेशन है जब इसको स्टार्ट पे इनिशियली स्पिन कर देते हैं। लेकिन जब व्हील की स्पिनिंग स्टॉप हो जाती है तो गायरोस्कोप जो है वो गिर जाता है। अगर गायरोस्कोप जो है ये टिल्ट हो जाए तो ये रोटेट करे और टिल्टेड रोटेट करे तो ये गिरता नहीं है। अब उसको गिरने से बचाने के लिए इसको एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व रखना पड़ता है। तो इसका जो एंगुलर मोमेंटम होता है ये वेट की वजह से इसको मिल रहा होता है, क्योंकि इसका वेट इस वक्त यहाँ पर आ चुका है, ये इसका वेट है, यहाँ पर इसका वेट आ चुका है। तो इस वेट की वजह से इसको एंगुलर मोमेंटम का एक पार्ट मिल रहा होता है। ये आप इसको वेक्टर डायग्राम में भी देख सकते हैं कि हम इसके दो पार्ट जो है वो बना रहे होते हैं। ये स्टार्ट पे इसका एंगुलर मोमेंटम है इस इनिशियल पॉइंट के ऊपर। बाद में जब ये अपना एंगुलर मोमेंटम चेंज कर लेता है डेल्टा एल, तो एल प्लस डेल्टा एल आ जाता है। तो ये जो वेट का आपके पास एक कंपोनेंट होता है, ये आपके पास टॉर्क प्रोवाइड करते टू मेंटेन इट्स स्पिनिंग मोशन। तो वेट का एक कंपोनेंट वो आपके पास टर्निंग इफेक्ट प्रोवाइड कर देता है। जिस तरह अगर कोई बॉडी कर्व पाथ के ऊपर रोटेट करती हैं तो वेट का कंपोनेंट जो है उसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर देता है। इस तरीके से यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम भी जो है वो आपको मिल जाता है कंजर्वेशन के लिए, कि एंगुलर मोमेंटम अभी हमने लिखा था डेल्टा टी इज़ इक्वल टू टॉर्क। अगर मैं इसको ऐसे लिख लूँ, एंगुलर मोमेंटम इज़ इक्वल टू डेल्टा टी इंटू टॉर्क, इसको मैं ऐसे लिख लूँ, तो टाइम को अगर हम कांस्टेंट कर देते हैं तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऐसे डेल्टा टी में टाइम कांस्टेंट, तो आपके पास सी इक्वल टू या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टॉर्क आ जाएगा। तो स्टूडेंट इसको कांस्टेंट एंगुलर मोमेंटम चाहिए होता है अपने आप को रोटेशन में कंटिन्यू करने के लिए। तो कांस्टेंट एंगुलर मोमेंटम के लिए टॉर्क बेसिक रोल प्ले करेगा। और टॉर्क कहाँ से आएगा, इसके वेट के कंपोनेंट से इसको टॉर्क मिल रहा होगा जो इसको सेंटर की तरफ रोटेट करने में हेल्प आउट करेगा। सो इसमें भी आपके पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम यूटिलाइज होता है। सो स्टूडेंट ये आज आपके पास टॉपिक था कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। उसके ढेर सारे एप्लीकेशन डायग्रामेटिकली हमने देख लिए, और फिर हमने पॉइंट मैथ्स के लिए और रिजिड मैथ्स के लिए देखा, और इसमें हमने शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। इसी से रिलेटेड बहुत सारे MCQs भी आपके पास डेवलप हो सकते हैं। इसको आगे कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।